तो ये हैं स्टूडेंट क्लास 10 साइंस के 6 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार हैं क्लास 10 में और आपको 2026 में साइंस का पेपर देना है ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10 साइंस का जो बायोलॉजी होता है ना, उसके 6 ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं और 2026 बोर्ड में भी 100% यही क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन जो जो मैं आपको बताऊंगा मैंने यहां पे लिख रखा है। ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले बताऊंगा, बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे सारे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुका है और कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये होगा भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन ये है। पांचवा क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छठवां क्वेश्चन ये होगा। टोटल 6 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं चैप्टर पढ़ते चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढो, तभी आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 100% गारंटी वाले ये क्वेश्चन है। बस इन 6 प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। तो चलिए अपने लिस्ट में से एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारा काम है आपको एक एक क्वेश्चन समझाना। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो सलाइवा होती है ना, लार होती है हमारे मुख में, उसकी क्या भूमिका होती है भोजन के पाचन में। तो देखो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या भूमिका है उसको मैं डीपली आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। देखो पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। देखो पाचक रस जो होते हैं ना, वो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लार। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। देखो जब हम कुछ खाते हैं ना तो मुंह में देखो लार आ जाता है, या कोई खट्टी चीज देख लें, इमली उमली, या कोई अच्छी चीज देख लें तो मुंह में लार आ जाता है ना। तो लार जब आप कुछ भी खाते हैं ना, तो लार जो है वो भोजन को निगलने में सहायक होती है और वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है, मंड को शर्करा में तोड़ देता है। जो दूसरा है बच्चों जठर रस। देखो पाचक रस कई होते हैं, लार हो गया, जठर रस हो गया। अब जठर रस क्या है इसको समझ लो, ध्यान से समझो। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है तथा जठर रस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। मतलब HCl जो है ना, वो भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है और भोजन के कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड में बदल देता है। मतलब अगर आप किसी प्रोटीन का सेवन करते हो ना, तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पर कार्य करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। 4 नंबर लेना है तो थोड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारे पाचक रस में ही आता है पित्त रस अथवा अग्नाशयिक रस। देखो ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयिक रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। देखो ग्रहणी में क्या होता है, अग्नाशय से जो निकलता है अग्नाशयी रस तथा यकृत से, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर आपने सुना होगा। अब आपको इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता है, मतलब हम अंग्रेज हो गए हैं, ठीक है। तो देखो यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर दोनों मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये भोजन के माध्यम को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है। कौन? पित्त रस, ठीक है। आगे देखो अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अग्नाशयिक रस में उपस्थित एंजाइम्स द्वारा निम्नांकित परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहला देखो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है? यह भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है।
दूसरा है लाइपेज, ये भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। तीसरा है एमाइलाप्सिन या एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदलता है। चौथा है आंत्र रस, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। आंत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। जैसे आपका सुक्रेश हो गया, देखो थोड़ा सा डीपली जाना है तभी 4 नंबर मिलेगा, थोड़ा बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। सुक्रेश ये शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा है लैक्टोज, ये लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज दूध में पाई जाती है, पता होगा। तीसरा है माल्टोज, ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद में है इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है, ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्लों में बदल देता है। बताओ इतनी सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमें पता ही नहीं है, हम एकदम बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो यही है भोजन के पाचन में लार की भूमिका है। पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। ठीक है, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। भैया जो लीवर होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भैया, लीवर में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो यकृत, लीवर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत यानी कि लीवर ही होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत के कार्य निम्नलिखित हैं। देखो, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। देखो हमारे अंदर जो खून होता है, जो रुधिर होता है, खून, रुधिर, ब्लड, रक्त, ये सब हम बोलते हैं खून को ही। ठीक है, तो यकृत के कोशिकाएं जो है हिपेरिन नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं, उसको जनरेट करती हैं, उसको उत्पन्न करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, ताकि हमारा खून जमे ना। ठीक है, दूसरा है बच्चों, आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए ये पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय भी बनाता है। कौन? यकृत। तीसरा देखो, ये पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। चौथा, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायसीकरण भी करता है। पांचवा, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचारित करता है। यकृत, लीवर। ठीक है, छठवां, ये रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। ये सब लिख लेना भाई। अब इसको बायोलॉजी में क्या समझाना, ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तो है नहीं कि मैं इसको बैठ के समझाऊंगा। ठीक है, पढ़ते जा रहा हूं, अच्छे से थोड़ा बहुत समझाते जा रहा हूं, काम हो जाएगा। सातवां, रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है। आठवां, यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है, तो ये यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित हो जाता है। ठीक है, ताकि बाद में काम आए। 9 नंबर, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन में बने अमीनो अम्ल को रुधिर यकृत में ले जाता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में से यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया आदि रोग हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ कार्य हैं। अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा लिख ही दो, 5-6 लिख देना, या पूरा लिख सकते हो पूरा लिख देना भाई, जैसा आपके पास टाइम पीरियड हो। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो भैया, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन पहले समझ लो कैसे होता है। पहले ऑक्सीजन का समझेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी समझेंगे। तो देखो, हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है तथा उसे हृदय तक ले जाता है, जहां से वो सभी कोशिकाओं को पहुंचा दी जाती है। मतलब हमारे रुधिर में क्या होता है ना, ऑक्सीजन घुली रहती है भैया। हमारे रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंधा होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होते हैं तथा उसे हृदय तक ले जाता है, हृदय मतलब हार्ट तक, दिल तक, जहां से वो सभी कोशिकाओं को पहुंचा दी जाती है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। देखो, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं।
बस हो गया भैया, इतना सा आपको लिखना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वो किसका पाचन करता है? तो भैया सिंपल सा है, देखो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो किसका पाचन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। एमिलेज को ही हम बोलते हैं टाइलिन, इसी को हम टाइलिन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों नाम इसी का है। तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं, मतलब कुछ पौधे और बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। हो गया भाई, ये भी हो गया। चलते चलो, बढ़ते चलो, पांचवा क्वेश्चन देखो। अब समय नहीं है, पढ़ो भैया, कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगा रे बाबा। चलो पांचवा क्वेश्चन देख लो। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। मतलब वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने लिख रखा है। देखो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिख रहा है। तो देखो इधर वायवीय श्वसन है, इधर अवायवीय श्वसन है। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन देखो। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये डिफरेंस है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। बस हो गया। तीसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं, लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है। चौथा देखो, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। वायवीय श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। बस आप लोग 4-5 डिफरेंस 6-5 डिफरेंस याद कर लो, बहुत है भैया। और मैं तो बता ही रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखो, यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, पता होगा आपको। ये केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है अवायवीय श्वसन। देखो हम लोग वायवीय श्वसन के अंतर्गत आते हैं, अवायवीय श्वसन हम लोग नहीं करते भाई। देखो 6 नंबर, इसमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं और इसमें केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। कुछ नोट देख लो भैया। अवायवीय श्वसन क्रिया ईस्ट आदि कवक तथा अनेक जीवाणुओं में होती है। मतलब अवायवीय श्वसन क्रिया जो है ये ईस्ट आदि कवक तथा अनेक जीवाणुओं में, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें पाई जाती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें क्योंकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज क्या बनता है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल बनता है। तो क्यों बनता है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं होता, इसी के कारण इसमें लैक्टिक अम्ल बनते हैं। हो गया भाई, इसको भी एक एक आप लोग नोट कर लेना। 6 नंबर, पीडीएफ चाहिए कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख देना, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाए। 6 नंबर, विटामिन के प्रकार लिखिए तथा उनके नामों का भी उल्लेख कीजिए। भैया विटामिन के प्रकार, तो ये देखो विटामिन 2016-18 में आ चुका है। तो विटामिन होते क्या है, देखो ध्यान से। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं ना, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, हमें जो है इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, मतलब इनकी कमी से रोग भी होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, विटामिन डी की सूखा, तो ये सब होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर ये ग्रोथ फैक्टर हैं, अगर ये हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है तो इनकी कमी से हमें प्रॉब्लम होगी, ये क्लियर है। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन बी तथा सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे आप विटामिन सी को देखोगे, नींबू या संतरा, ये सब अगर इसको जल में घोलोगे तो घुल जाएंगे। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो फैट में घुलनशील होंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, एडेक, ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
ठीक है, बस इतना सा। ठीक है, तो आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बायोलॉजी का जो साइंस का जो बायोलॉजी है ना उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 6 क्वेश्चन आज मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।